हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। ये पार्ट 3 है। यहाँ पर हम एक क्लोजर लुक देखने वाले हैं अकबर की पॉलिसीज का कि अकबर की क्या वो पॉलिसीज थी जिसके कारण अकबर इतना फेमस हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनका इतना बढ़ गया। वो क्या फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के वो हम देखने वाले हैं। देखो, जो फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के अकबर के वो उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है अबुल फजल के द्वारा इनकी किताब अकबर नामा में। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अकबर नामा को 3 पार्ट्स में स्पेशली बनाया गया। तो इसका जो लास्ट वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम है और तीसरा वॉल्यूम आईने अकबरी के अंदर जो अकबर की पॉलिसीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी उनको डिस्कस किया गया है। अबुल फजल ने बताया कि जो पूरा एम्पायर था, साम्राज्य था अकबर के टाइम पे, इनको छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड किया गया था जैसे आज के टाइम पे स्टेट होती हैं। और इन प्रोविंस को उस जमाने में सूबा कहा जाता था। तो आप कह सकते हैं कि एक एम्पायर को सूबा में डिवाइड किया जाता था और इस सूबे को गवर्न करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे सूबेदार कहते थे। इस सूबेदार नाम की जो पोस्ट है आज भी आपको आर्मी में सुनने को मिलती होगी। वो कैरिड आउट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। सूबेदार अपने सूबा के सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को देखता था। हर प्रोविंस के अंदर एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था जिसको दीवान कहते हैं। बहुत सारी हमारी पुरानी हिंदी मूवीज के अंदर दीवान साहिब एक अमीर आदमी को बोला जाता है। अब वो अमीर इसलिए था क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ऑफिसर था। तो ये दीवान शब्द भी यहीं से आया है, मतलब इतना पुराना है। और हर प्रोविंस में मेंटेनेंस ऑफ पीस और ऑर्डर के लिए कि शांति बनी रहे, सूबेदार को और भी कई सारे ऑफिसर्स सपोर्ट करते थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर जिसको बख्शी बोला जाता था, और जो रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज होते थे उन सबको देखने वाला जो व्यक्ति होता था उसे सद्र कहते थे। मिलिट्री कमांडर को फौजदार कहते थे। फौजदार आज सरनेम बन चुका है बहुत सारी जगह पे। अगर आप देखोगे तो आगरा मथुरा जो वेस्टर्न यूपी का हमारा एरिया है वहां पर बहुत सारे जाट पाए जाते हैं और ये जाट जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, ये अपने सरनेम में फौजदार लगाते हैं। तो ये फौजदार, जमींदार, दीवान और कोतवाल, ये इस तरह के जो शब्द हैं बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। कोतवाल जो टाउन की पुलिस होती थी उसके कमांडर को बोला जाता था। तो आपको ये याद रखना है, बख्शी कौन हो गया? मिलिट्री कमांडर हो गया। और जो धार्मिक काम वो कर रहा है वो सद्र हो गया। मिलिट्री कमांडर को फौजदार और जो पुलिस का कमांडर है उसको हम कोतवाल कह रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा सूबेदार और दीवान। दीवान हो गया फाइनेंशियल ऑफिसर और सूबेदार जो पूरे प्रोविंस की पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को देख रहा है। बाकी जो ये लोग हैं ये सूबेदार को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। तो ये इस तरह की अकबर की पॉलिसी रही, बहुत अच्छी, और जिससे उसने अपने जो साम्राज्य को है काफी फैला लिया था। अब हम नूरजहां का इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं। जहांगीर के कोर्ट में क्या था, मतलब ये जहांगीर कौन है? ये अकबर के बेटे हैं। तो अकबर के जो बेटे हैं जहांगीर, ठीक है, इसके और अकबर की, और हाँ, जहांगीर की पत्नी है नूरजहां। तो इनका कितना प्रभाव था जहांगीर के दरबार में, इनकी पत्नी नूरजहां का, ये हम देखने वाले हैं। तो नूरजहां का एक नाम है, इसको आप याद रखो, मेहरुनिसा नाम है। तो मेहरुनिसा ने शादी करी थी जहांगीर से 1611 में और उसके बाद इनको टाइटल दिया गया था नूरजहां का। बोला जाता है काफी सुंदर थी एंड वो हमेशा से लॉयल और सपोर्टिव रही अपने मोनार्क के लिए, यानी कि एम्परर जहांगीर के लिए। और इसी के इनके ही प्रेस्टीज को देखते हुए इनके ओनर में जहांगीर ने बहुत सारे चांदी के सिक्कों पे जो टाइटल है इनका करवाया। ठीक है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन करवाए रानी क्वीन बेगम नूरजहां के नाम पर, क्योंकि जहांगीर भी बहुत मानते थे नूरजहां को, बाकी सारी पत्नियों से ज्यादा ही मानते थे। The adjoining document is an order, Farman of Noor Jahan. The square seal states command of her most sublime and elevated majesty Noor Jahan Padshah Begum. देखो, पादशाह और बादशाह
ये जो बादशाह होते थे मुगल वंश के, इनको बादशाह भी बोला गया। और नूरजहां को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए नूरजहां के लिए पातशाह बेगम जैसा शब्द यूज किया गया। मतलब कुल मिला के इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था जहांगीर के दरबार में नूरजहां का। आमतौर में उस जमाने में औरतों का रहता नहीं था। द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह Jahangir, she became as brilliant as the moon. May नूरजहां पातशाह be the lady of the age. इतनी तारीफ लिखी गई है नूरजहां की। इससे पता पड़ता है हमें कि कितना ज्यादा नूरजहां का क्या था, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था जहांगीर के ऊपर और जहांगीर के कोर्ट में। ये नूरजहां का फरमान है। इस प्रकार की लिखावट है जो आपकी समझ में आएगी नहीं, ना मेरी समझ में आएगी, बट ये आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से था। सो हम वापस से अकबर की तरफ आते हैं। जो अकबर के नोबल्स थे ना, उनकी बहुत बड़ी आर्मी होती थी और रेवेन्यू भी अच्छा खासा आता था, और वो अपने एम्पायर के प्रति काफ़ी फंक्शन अच्छे से निभाते थे, एफिशिएंटली करते थे और लॉयल भी थे। अब देखो एक दो तो निकल ही जाता है जो ईमानदार नहीं होता है, बट मेजॉरिटी अगर हम देखें तो लॉयल थे और अच्छे से काम करते थे। लेकिन जब एंड आता है 17th सेंचुरी का, तो मतलब ये 17th सेंचुरी वो टाइम आ रहा है जब अकबर जा चुका है, उसका बेटा जा चुका है, अब उसका भी बेटा जा चुका है, मतलब जहांगीर चला गया, शाहजहां चला गया। अब ये औरंगजेब वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है, यहाँ पर जो लोग होंगे ना, ज्यादातर नोबल्स इतने ज्यादा पैसे वाले बन चुके हैं कि इंडिपेंडेंट होने लगेंगे और बोल देंगे कि हम किसी मुगल उगल को नहीं मानते, हम अपने खुद ही नेता हैं, मतलब खुद ही नेता बनने की कोशिश करने लगेंगे। एंड उनकी जो लॉयलिटी थी ना पहले एम्पायर के प्रति, जो ईमानदारी थी, वो भी कम हो जाएगी और वो सिर्फ अपने जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए सोचने लगेंगे। अब यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, मैं इनको बताऊंगी जब ये यहाँ पर आएंगे, उससे पहले ये पढ़ते हैं। जब अकबर फतेहपुर सीकरी के टाइम पर थे, 1570s के टाइम की बात है, तो उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था धर्म के ऊपर उलामा से, या उलेमा भी बोलते हैं बहुत लोग। ये मुस्लिम्स में होते हैं, ब्राह्मण से और जीसुइस्ट प्रीस्ट से, मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं, और जो लोग रोमन कैथोलिक होते हैं। ये बात क्यों लिखी है यार, रोमन कैथोलिक? क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी 2 मेजर डिविजन्स हैं, एक कैथोलिक होते हैं, दूसरे प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो ज्यूस प्रीस्ट वो है जो रोमन कैथोलिक्स के हैं, और एक और जोरोस्ट्रियन। तो ये अलग अलग क्या हो गए, धर्म हो गए। इन लोगों से डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, एंड इनका जो डिस्कशन चलता था वो इबादत खाना के अंदर चलता था फतेहपुर सीकरी में। अकबर काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता था धर्म में, और जो सोशल कस्टम्स थे अलग अलग लोगों के, अलग अलग धर्म के लोगों के, इनमें भी उसकी काफी ज्यादा रुचि थी। अकबर के जो इंटरेक्शन होते तो लोगों से, डिफरेंट फेथ के लोगों से, उसने इन सारी चीजों ने अकबर को ये रियलाइज करवाया कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या बताया कि रिचुअल्स और जो डॉगमा है वर ऑफन बायकॉट। अभी डॉगमा क्या है? अ स्टेटमेंट और एन interpretation declared as authoritative with the expectation that it would be followed without question। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको डिक्लेयर किया गया है ऑथोरिटेटिव, किसी ऑथोरिटी ने कर दिया है और बोला है कि इसको आप लोग मानोगे बिना किसी क्वेश्चन के, आप इन चीजों को फॉलो करोगे। बाय गॉड लोग होते हैं जो थोड़े कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेके, वो समझ रहे हो ना, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर धर्म में कुछ कट्टर लोग होते हैं, तो उन्हीं को हम बाय गॉड कह रहे हैं। तो यहाँ पर अकबर ने क्या बोला है, अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फसाइज्ड रिचुअल एंड डॉगमा वर ऑफन बाय गॉड्स। के अलग अलग धर्म के लोगों से मिलने के बावजूद उसने ये देखा, जो एक किसी भी धर्म के विद्वान हैं या बहुत ज्यादा उसमें रुचि लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, उस धर्म की नॉलेज रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वो होते हैं बाय गॉड, कट्टर होते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा वो धर्म में घुसे हुए होते हैं कि वो कट्टर हो जाते हैं। एंड इनकी जो टीचिंग्स होती हैं वो डिवीजन क्रिएट करती हैं सोसाइटी के अंदर, और डिसहार्मनी आती है इनके सब्जेक्ट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब जो ये पढ़े लिखे लोग हैं अपने धर्म
धर्म को इस तरीके से कट्टर होके बताएंगे, दूसरे धर्म को अपने आप को बताएगा, तो कहीं ना जो लोग हैं, सोसाइटी है, उसके बीच में भी डिसहार्मनी आ जाएगी। सो ये सारी चीजें देखने के बाद अकबर के दिमाग में आइडिया आया सुलह एक कुल का, यानी कि यूनिवर्सल पीस। अब क्योंकि ये सारे जो धर्म की चीजें हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मनमुटाव आएगा, पीस नहीं रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, तो इसके लिए उन्होंने आइडिया लाया सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस का। ये जो आइडिया था ये टॉलरेंस का था। इस आइडिया के अंदर हम किसी भी धर्म को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म अच्छा है, किसी का धर्म बुरा है, सारे धर्म को सही मानेंगे। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स। यहाँ पर जो नीति है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, मॉरल वैल्यूज के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, जैसे ईमानदारी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, और इस सबको यूनिवर्सली एप्लीकेबल करना चाहिए, मतलब हर धर्म के ऊपर, मतलब सभी के ऊपर। अबुल फजल ने बहुत हेल्प करी थी इस विजन में। इस तरह का जो ये विजन है गवर्नेंस का और ये जो आइडिया है सुलह कुल का, इसमें अकबर की अबुल फजल ने काफी हेल्प करी। And this principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. और इस प्रिंसिपल को आगे जाके इनके बेटे और जो पोते हैं उन्होंने भी फॉलो किया। फिगर 9 में देखिए, अकबर होल्डिंग डिस्कशन विद लर्नेड इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट फेथ्स इन इबादत खाना। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर अकबर डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग धर्मों के ऊपर इबादत खाना के अंदर। अब हम इस सुलह कुल को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जहांगीर, Akbar's son, described his father's policy of सुलह कुल in the following words. मतलब ये जहांगीर ने लिखा है अपने शब्दों में, खैर उन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा होगा, ये ट्रांसलेट किया गया, उन्होंने पर्शियन में लिखा होगा। तो देखो क्या लिखते हैं, As in the wide expanse of the divine compassion, there is a room for all class and followers of all creeds. So, in his imperial dominion, which on all sides was limited only by the sea, there was a room for the professor of opposite religions and for belief, good and bad, and road to tolerance. Intolerance was closed. Sunnis and Shias met in one mosque and Christians and Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of universal peace, सुलह कुल। तो यहाँ उन्होंने अपने पिता की इस चीज की बड़ाई करी है कि एक ऐसा डिवाइन एक्सपेंशन था, एक्सपेंस था कि वो यहाँ पर हर ही तरह के लोग आ रहे थे, इनके पास सारी चीजें होते हुए भी ये दूसरे जो ऑपोजिट धर्म है, दूसरे धर्मों के प्रोफेसर्स से बात कर रहे थे। एक कमरे के अंदर न जाने कितने धर्मों के लोग बैठे हुए थे। आपको पता है मुस्लिम्स के अंदर भी दो सेक्ट हैं, सुन्नीस एंड शियास। इन लोगों की भी आपस में बनती नहीं है ना, नहीं मानते, मतलब थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं सुन्नी और शिया के। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मस्जिद में सुन्नी शिया जा रहे हैं, एक ही मस्जिद में जा रहे हैं, और तो और ज्यूज और क्रिश्चियन लोगों की नहीं बन रही, तो वो एक ही चर्च में जा रहे हैं प्रे करने के लिए। तो ये इस तरह से ये था यूनिवर्सल पीस का कॉन्सेप्ट, ये था सुलह कुल। ठीक है, उन्होंने अपने फादर की पॉलिसी को बताया इस तरीके से। अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन, क्योंकि ये लोग देखो पर्शिया भाषा बोलते थे, ठीक है, पर्शियन, तो इन्होंने संस्कृत भाषा के बहुत सारे वर्क को पर्शियन में करवाया अकबर ने। मकताब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड एट फतेहपुर सीकरी फॉर दिस पर्पस। तो ट्रांसलेशन ब्यूरो को मकताब खाना कहा जाता है और ये बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में, ताकि बहुत सारे संस्कृत की जो चीजें हैं उनका ट्रांसलेशन किया जा सके। ठीक है, महाभारत को, रामायण को, लीलावती एंड योगा वशिष्ठ were some of the notable Sanskrit works that were taken up for translation. ठीक है, इन सब का ट्रांसलेशन पर्शियन भाषा में किया गया है, भाषा में, और इनका नाम भी फिर चेंज हो जाएगा। जैसे महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसे रज़्मनामा कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सारे ही जो भी इलस्ट्रेशन है, इवेंट्स हैं, वो दिखाए गए हैं महाभारत के किसमें, रज़्मनामा में। सो अब हम देखेंगे मुगल एम्पायर इन दी 17th सेंचुरी और उसके बाद कैसी थी एंड आफ्टर।
सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुगल एम्पायर की इतनी अच्छी थी कि इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी पूरे साम्राज्य में मुगल के टाइम पे। लेकिन जो बाहर से ट्रेवलर्स आए थे उनका मानना था कि यहाँ पर जितना ज़्यादा पैसा है उतनी ज़्यादा भुखमरी भी है, उतनी ज़्यादा पॉवर्टी भी है। अमीर बहुत अमीर और गरीब उतना ही गरीब, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी इन इक्वलिटीज है ना। सब थोड़ी ना नोबल की कैटेगरी में आ सकते हैं। जिनको मनसब दे रखा है या कोई हाईएस्ट रैंक है वही पैसे वाले हो रहे हैं, अदरवाइज गरीब तो गरीब ही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं हमें 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन। वो क्या बताते हैं कि जो हाईएस्ट रैंकिंग के मनसबदार थे वो सिर्फ 445 थे। कितने में से? 8000 में से। तो 8000 में हाईएस्ट रैंकिंग 445 की है, और ये एक स्मॉल नंबर करीबन पूरे मनसबदार का 5.6% ही था, जिनको 61.5% जो भी रेवेन्यू आता था वो मिलता था। तो अब ये सोचो 5.6% लोग को 61.5% रेवेन्यू मिल रहा है, तो ये इतने कम लोग ही तो अमीर बनेंगे, बाकी लोग फिर कैसे रह जाएंगे? थोड़े कम पैसे वाले रह जाएंगे, तो ये इनइक्वलिटीज आ ही जाएंगी। और ये एम्पायर की जो भी रेवेन्यू होता था वहां से मनसबदारों को उनका सैलरी मिलता था और अपने ट्रूप्स के लिए भी मिलता था। जो भी ट्रूप्स उन्होंने आर्मी सोल्जर्स वगैरह रख रखे होते थे अपने पास। मुगल एम्परर और उनके जो मनसबदार होते थे इनके पास काफी अच्छी इनकम और सैलरीज आती थी, जिसको वो अपनी गुड्स पे खर्चा करते थे, और इससे कहीं हद तक जो आर्टिसंस हैं और पीजेंट्री हैं उनको फायदा होता था। लेकिन ये उन्हीं पीजेंट और आर्टिसंस को फायदा हो सकता है जिनसे गुड्स परचेस कर रहे हैं मुगल एम्परर या फिर मनसबदार। बाकी लोग इतना जो बाकी जो पीजेंट्स हैं वो इतना ज्यादा नहीं अमीर हो पाते थे, और जो गरीब है उसका कितना हैंड टू माउथ, यानी बस गुजारा ही चल रहा था, इतना ही उसके पास होता था। टूल्स एंड सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें उनके पास नहीं होती थी, इनमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी, तो उनके पास पैसा नहीं होता था कि वो इन्वेस्टमेंट इतना कर पाए। और जो वेल्थियर पीजेंट्री होती थी, आर्टिसनल ग्रुप होते थे, मर्चेंट्स होते थे, बैंकर्स होते थे, उनको ज्यादा प्रॉफिट होता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एम्परर से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनॉर्मस वेल्थ and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. 17th century तक जो मुगल्स के पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है, पैसा है, धन दौलत है, जिसकी वजह से ये 17th century के लेट तक काफ़ी ज़्यादा कैसे रहे? स्ट्रॉन्ग रहे, पावरफुल रहे। As the authority of Mughal empire slowly declined, लेकिन हम देखेंगे 17th century के बाद जो मुगल एम्पायर है ये डाउनफॉल में जाने लगेगी। इनके जो सर्वेंट्स होंगे वो अपने अपने रीजन में पावरफुल होने लगेंगे और बोलेंगे क्या कि हम आपको ट्रिब्यूट भेज दिया करेंगे, कुछ पैसा या कुछ भी चीज भेज दिया करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है, और हम अपना खुद ही रूल चलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये भेजना भी बंद कर देंगे और पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे, जैसे आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सो ये जो छोटे छोटे पावरफुल रूलर्स हैं ये करेंगे, अपनी अपनी डायनेस्टी से स्थापित कर लेंगे, जैसे कि हैदराबाद, अवध, इन जगहों के रूलर्स ने किया। हाँ, कुछ टाइम तक इन्होंने मुगल एम्परर को रिकॉग्नाइज किया, दिल्ली में बैठने वाले शख्स को अपना मास्टर माना, लेकिन कुछ ही टाइम तक। 18th सेंचुरी में क्या होगा? द प्रोविंस ऑफ द एम्पायर हैड कॉन्सुलेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, एंड वी विल रीड मोर अबाउट देम इन चैप्टर 10। चैप्टर 10 में बताऊंगी मैं वो इंडिपेंडेंट किंगडम्स। इंडिपेंडेंट क्यों? उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि अब हम मुगल अथॉरिटी के अंडर नहीं आते हैं, जिसको हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। और सो किंग्स एंड क्वींस, यहाँ पर बहुत सारे राजा थे, और अगर उस टाइम की बात करें जो कंटेम्प्रेरी जो 16th सेंचुरी चल रही है डिफरेंट वर्ल्ड की, तो यहाँ पर एक रूलर हुए ऑटोमन टर्की आज बोल सकते हो उस एम्पायर के, सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 तक, ठीक है। इनके टाइम पे जो ऑटोमन स्टेट था वो यूरोप तक फैल गया था। इन्होंने हंगरी पे कब्जा कर लिया था, ऑस्ट्रिया पे, इनकी आर्मी ने बगदाद और इराक पे भी कब्जा कर लिया था, बहुत सारा नॉर्थ अफ्रीका हिस्सा, लगभग मोरक्को, एंड ये सभी लोग ऑटोमन अथॉरिटी को मानते थे।
Suleiman also reconstructed the Ottoman navy. Its domination over the eastern Mediterranean brought the navy into competition with Spain. ऑटोमन एम्पायर ने अपनी नेवी को दोबारा से बनाया। इनका इतना ज़्यादा प्रभाव था ईस्टर्न मेडिटेरियन में कि ये कंपटीशन दे पा रहे थे स्पेन को। इन द अरेबियन सी इट चैलेंज दी पोर्चुगीज, और अरेबियन सी में किसको चैलेंज देते थे? पोर्चुगीज को। द मोनार्क वाज गिविंग द टाइटल ऑफ अल कनूनी यानी लॉ गिवर। ये टाइटल दिया गया था मोनार्क को बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस कनम पास ड्यूरिंग हिज रेन। इनके टाइम पे बहुत सारे कानून पास करे गए, इसलिए इनको लॉ गिवर कहा गया है। लॉ को कनम कहा गया है यहाँ पर। एंड ये सारे लॉ क्यों पास करे गए? ताकि एक स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स बने, अच्छे से सारा काम चल पाए, और ताकि ये अपनी पीजेंट्री को प्रोटेक्ट कर सके, जहाँ पर फोर्स लेबर ना हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस ना लगाए जाएं। आगे जाके 17th सेंचुरी के अंदर when public order declined in Ottoman domains, the reign of Suleiman Kanuni was remembered as the peer of ideal governance. लेकिन इनका भी मतलब रेन कभी ना कभी तो समाप्त होना था, और जब इनका रेन समाप्त हुआ तो फिर माना जाने लगा कि इनका जो रेन था सुलेमान कनूनी का, वो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड था, एक आइडियल गवर्नेंस का वो टाइम पीरियड था। इसी के साथ आपका चैप्टर तो ये खत्म होता है। मिलेंगे चैप्टर 5 के अंदर, जिसमें हम बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें किस प्रकार की कारीगरी की जाती है। टेम्पल्स एंड मॉस्क दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं चैप्टर 5 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।